दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार का चुनाव खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तात्कालिक चिंता पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी की सरकार तो दिखाई देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की असली चिंता उत्तर प्रदेश बनी हुई है। और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की असली चिंता इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश के बूते ही नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के बूते ही 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना बहुमत बरकरार रखा और उत्तर प्रदेश के खराब प्रदर्शन ने ही भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में अपना बहुमत गंवाया और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों पर सरकार चलाने पर मजबूर हुई। आखिर उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मन में क्या चल रहा है? बीजेपी के अंदर कौन सा विचार विमर्श हो रहा है? मोटे तौर पर देखें तो उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं थी, प्रचंड मोदी लहर थी, 2014 में कांग्रेस हराव का माहौल था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने 71 लोकसभा सीटें जीती, 80 में 71, दो अलायंस पार्टनर ने भी जीती। और 2017 में जब योगी आदित्यनाथ का चेहरा नहीं था, उस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन ने 325 सीटें, जी हां, 403 सदस्यों की विधानसभा में 80% का बहुमत यानी 325 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। अखिलेश यादव को और राहुल गांधी के गठबंधन को सत्ता से बाहर किया था। यूपी को यह साथ पसंद है का नारा भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में बिखेर दिया था, लेकिन 2024 आते आते यूपी को यह साथ पसंद आने लगा। तभी जाकर 80 में 43 सीटों के साथ एक तरफा जनादेश समाजवादी पार्टी के गठबंधन के पक्ष में, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के गठबंधन के पक्ष में उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा चुनाव में दिया। अब विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जाना है। तकरीबन 13-14 महीने विधानसभा चुनाव में बचे हुए हैं और उत्तर प्रदेश में बिहार जैसे हालात भी नहीं है जहां कम से कम एक पिछड़े वर्ग का चेहरा मुख्यमंत्री पद पर होने की वजह से तेजस्वी यादव और लालू यादव किसी भी तरह से कोई पीडीए टाइप नारा या नैरेटिव गढ़ने में कामयाब नहीं हो सके। उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री अगड़े वर्ग से है, ठाकुर यानी राजपूत समाज से है, और उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग खासकर डोमिनेंट ओबीसी वर्ग के बीच का गैप जो कम होता लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया, यादव बनाम गैर यादव की बाइनरी जो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 14 और 17 में बिना योगी आदित्यनाथ को फ्रंट पर लाए बनाई गई थी, वो योगी आदित्यनाथ को फ्रंट पर लाने के बाद चाहे 2019 हो, चाहे 2022 हो, चाहे 2024 हो, ये धीरे धीरे ये बाइनरी कमजोर पड़नी जो शुरू होती है और फायदा सपा गठबंधन को होना शुरू होता है यूपी में। ये अब भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी चुनौती है और बीजेपी को साफ दिखाई देने लगा है कि सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष पद पर कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी को आसीन कर देने भर से काम नहीं चलना है। पिछली बार भी जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब कुर्मी समाज से आने वाले स्वतंत्र देव सिंह ही यूपी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन पिछली बार कुर्मी समाज के वोटर्स का जो सपा की तरफ जाने का ट्रेलर दिखा था वो एक मुकम्मल फिल्म के तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में सबको दिखाई देने लगा। पीडीए काम करने लगा, ठाकुरवाद का आरोप चस्पा होने लगा और इन सब के बीच राम मंदिर के उद्घाटन के बाद की परिस्थितियों में जहां प्रचंड हिंदुत्व का वेग दिखाई देना चाहिए था, वहां प्रचंड ठाकुरवाद के नैरेटिव को बनाने में समाजवादी पार्टी कामयाब हो गई। अति पिछड़ों को भले ही नहीं जोड़ पाई, लेकिन ठीक ठाक संख्या में दलित वोटरों को जोड़ने में कामयाब हो गई और बड़ी संख्या में डोमिनेंट ओबीसी यानी जो प्रभुत्व वाला ओबीसी समाज है, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य वगैरह जो समाज है, उसके बड़े हिस्से को अपने साथ लामबंद करने में समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस के गठबंधन ने कामयाबी हासिल की थी। सवाल यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े पर नजर डालें तो लगभग 37.5% वोट अखिलेश यादव के गठबंधन को मिले थे, 37.4% वोट, लेकिन सीटें 125 मिल गई थी। अगर बिहार से तुलना करें तो वहां 37.6 यानी 37.6% यानी 37.5% वोट ही लगभग तेजस्वी यादव और कांग्रेस के गठबंधन को मिले, महागठबंधन को मिले, लेकिन सीटें मिली महज 35। कारण क्या रहा? उतने ही वोट जितने तेजस्वी यादव को मिले उतने ही वोट 3 साल पहले अखिलेश यादव को मिले थे, 3.5 साल पहले,
और वो 125 सीटें विधानसभा में जीतने में कामयाब रहे थे। तेजस्वी यादव कहां पिछड़ गए? तो सीधी सी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के बीच के नाम से एक तीसरा फैक्टर भी मौजूद है। सीटें चाहे उसे जितनी मिले, लेकिन वोटों के मामले में 8% से लेकर 15% के बीच में वो फ्लक्चुएट करती रहती है। 8 से 15% के बीच में बसपा का वोटर हमेशा आता है और उस मजबूत तीसरे फैक्टर की उपस्थिति में 37.5% वोट ही उत्तर प्रदेश में 125 सीटों तक पहुंचाने में कामयाब रहता है। और यदि लोकसभा चुनाव को देखें तो उत्तर प्रदेश में इस लोकसभा चुनाव में 43 से 44% के बीच इंडिया गठबंधन को भी वोट मिले और 43 से 44% के बीच एनडीए गठबंधन को भी, यानी भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को भी वोट मिले। लेकिन इंडिया गठबंधन को 80 में से 43 सीटें मिल गई और एनडीए गठबंधन को, यानी मोदी योगी के चेहरे के बावजूद उत्तर प्रदेश में केवल 36 सीटों पर संतोष करना पड़ा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तीसरे फैक्टर की मौजूदगी बिहार से बिल्कुल इतर थी। बिहार में विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने तीसरा फैक्टर खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वो 3.5% वोट भी नहीं ला पाए। मजबूत तीसरा फैक्टर क्या होता है वो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में दिखा था, जब 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने 5.5% से ज्यादा वोट लाए थे और मुकाबला कांटे का हो गया था महागठबंधन और एनडीए के बीच। उत्तर प्रदेश में मायावती फिर से सक्रिय हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी कोई भी कोशिश करके अब बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता को कम करने की कोई कोशिश करने की जुगत भिड़ा नहीं सकती है, क्योंकि बसपा यदि सक्रिय होगी तो जो दलित चेतना संविधान बचाओ के नैरेटिव के साथ आकर के विपक्ष के साथ जुड़नी शुरू हुई है, वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के साथ जाकर विपक्षी गठबंधन को ही चाहे जितनी सीटों का नुकसान पहुंचाने की स्थिति में होगी। लेकिन बसपा यदि कमजोर पड़ी, जैसे लोकसभा चुनाव में 8.5% वोट पर सिमट गई थी, तो बसपा के कमजोर पड़ने का मतलब होगा विपक्ष को सीधा सीधा फायदा होना। यह उत्तर प्रदेश की स्थिति है। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के लिए 2-3 महत्वपूर्ण फैक्टर इस बार अब दिखाई देने लगे हैं। मोदी शाह की जोड़ी को यह दिखाई देने लगा है कि आखिर वो कौन कौन से लूप होल्स हैं जो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दिखाई दिए, उससे कहीं ज्यादा गहरे रूप में 2022 में दिखाई दिए और उससे बहुत ज्यादा गहरे रूप में 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दिए। सीटें धीरे धीरे घटती चली गई। सबसे बड़ा सवाल, अखिलेश यादव जब विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़े, अखिलेश यादव के साथ मतदाता जुड़े नहीं। नरेंद्र मोदी का नैरेटिव कामयाब रहा कि काम बोलता है कि कारनामा बोलता है। और स्वाभाविक है, जब भारतीय जनता पार्टी काम के आधार पर चुनाव नहीं लड़ती तो विपक्षी दल इस देश में काम के आधार पर अपने शासनकाल के कार्यकलापों को गिनाकर चुनाव लड़ने की स्थिति में जाएंगे तो भाजपा के प्रचंड हिंदुत्व के सामने उनका मुंह की खाना तय है। ऐसा ही अखिलेश यादव के साथ 2017 में हुआ, ऐसा ही अखिलेश यादव के साथ 19 में भी हुआ और 22 में भी हुआ। लेकिन 2024 में अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के दरमियान के काम को पीछे रखा, सामने पीडीए रखा, सामने सामाजिक न्याय का मुद्दा रखा, सामने कहें तो मंडल पार्ट 2 रखा और उस मंडल पार्ट 2 ने कमंडल की राजनीति को धाराशायी कर दिया। और वो करना इसलिए भी आसान हो गया क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद अगड़े वर्ग के यानी ठाकुर समाज से आने वाले योगी आदित्यनाथ के पास है। अब सवाल यह है कि 2024 के लिए बीजेपी क्या चाहती है। 2 दिनों से एक नया मुद्दा गरमाया हुआ है। लखनऊ के पास एक प्रेरणा स्थल बनाया गया और उस प्रेरणा स्थल में भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के 3 नेता, संयोगवश तीनों ब्राह्मण हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी, तीनों को प्रेरणा स्थल पर प्रेरणा देने वाले पुरुष के तौर पर, प्रेरणा देने वाले महापुरुष के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की। कुमार विश्वास जैसे कवि भी वहां पहुंच गए, तरह तरह की बातें करने लगे लखनऊ जाकर के। प्रधानमंत्री भी पहुंचे तो योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। लखनऊ के स्थानीय सांसद राजनाथ सिंह को पहुंचना ही था। लेकिन सवाल घूम फिर करके यही आया कि क्या प्रेरणा देने के लिए एक जाति विशेष के महापुरुष ही हैं? क्या प्रेरणा देने के लिए उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और भाजपा के पहले मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भाजपा को याद नहीं आए?
क्या उत्तर प्रदेश से कोई दलित नेता याद नहीं आए? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर से कोई अति पिछड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी को याद नहीं आए? कई तरह के सवाल लोगों के मन में उमड़ने घुमड़ने लगे और इस प्रेरणा स्थल पर जो मूर्तियों के सहारे खेल हुआ, उस खेल ने विपक्ष को अब थोड़ा और ज्यादा एज देने का काम किया। लेकिन इन सब के बीच जातिवार विधायकों की बैठकें शुरू हो गई। पर सबसे पहले कुछ ठाकुर विधायकों की बैठक हुई। ठाकुर विधायकों की बैठक के बाद कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक के घर आवास पर कुछ ब्राह्मण विधायकों की बैठक भी शुरू हो गई और कहा गया कि समाज के हित में यहां चर्चा की जा रही है, व्यापक हित में चर्चा हो रही है। लेकिन यहां हित की चर्चा कम, हिस्सेदारी की चर्चा ज्यादा थी और हिस्सेदारी की चर्चा भी अंततः समाज के हित की चर्चा में ही गिनी जाती है। लिहाजा हम उससे इनकार नहीं करते कि वो समाज के हित की चर्चा कर रहे थे। सवाल यह है कि जब ये समाज के हित वाली कथित बैठकें हो रही है, इन सब के बीच प्रदेश अध्यक्ष ने इस तरह की बैठकों से दूर रहने जैसी एक चेतावनी टाइप की बातें करनी क्यों शुरू कर दी? कारण क्या है? यही भारतीय जनता पार्टी 2014 और 17 में छोटी छोटी जनसंख्या वाली जातियों के सम्मेलन करा रही थी और व्यापक हिंदुत्व के अम्ब्रेला तले उन्हें लाने की कोशिश कर रही थी। अब ब्राह्मण विधायक बैठ गए तो वहां दिक्कतें हो गई और इसका नतीजा देखिए कि आज मैंने जब ट्विटर खोला और ट्विटर के ट्रेंडिंग वाले सेक्शन में मैंने देखा बीजेपी हेट्स ब्राह्मण ट्रेंड कर रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी जिस पर ब्राह्मणवाद का ही आरोप लगता है और ब्राह्मण समाज से भारतीय जनता पार्टी की दूरी उत्तर प्रदेश में जो प्रचारित की जा रही है, क्या वो हकीकत है? पिछले लोकसभा चुनाव में यह बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी की यूपी में बुरी हार हुई, लेकिन इसके बावजूद सीएसडीएस के आंकड़ों पर यकीन करें या दूसरे सर्वे एजेंसियों के आंकड़ों पर यकीन करें तो 80% से ज्यादा वोट ब्राह्मणों ने भी, ठाकुरों ने भी और वैश्य समाज के लोगों ने भी, इन सब ने 80% से ज्यादा वोट अपने समाज का भारतीय जनता पार्टी को दिया था। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में ये तमाम कोशिशों के बावजूद तिलक, तराजू और तलवार जिन्हें कहते हैं, ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया, ये वोट भारतीय जनता पार्टी को करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ चुकी है, क्योंकि वीके सिंह का टिकट कटने के बाद बहुत चर्चा थी कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर मतदाता बिदक रहे हैं, लेकिन हुआ इसके उल्टा। ठाकुर मतदाताओं ने 87% तक वोट भारतीय जनता पार्टी को दिए। ये ठीक है कि जहां देवरिया में, जहां इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट ठाकुर थे या जहां चंदौली में ठाकुर थे, वहां वोट नहीं दिया, लेकिन बाकी जगह पे वोट दिया है। ब्राह्मणों ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। ठीक है, बलिया में नहीं दिया, डुमरियागंज में नहीं दिया, लेकिन बाकी जगह वोट दिया ब्राह्मणों ने। यह स्थिति जब उत्तर प्रदेश के अंदर बन रही है, तब भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई मकर संक्रांति या जिसे खिचड़ी भोज कहते हैं उत्तर प्रदेश में, खिचड़ी भोज के बाद कुछ नया करने जा रही है? योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं यह अखिलेश यादव की कामना हो सकती है। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी कम से कम अब से लेकर चुनाव तक तो यही मना रहे होंगे कि ये योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री पद पर बने रहे, ताकि उनका पीडीए सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तरफ परफॉर्म कर सके। वहीं भारतीय जनता पार्टी को पीडीए की काट ढूंढनी है। पीडीए की काट ढूंढने में बीजेपी के पास एक कैलकुलेटेड रिस्क है, एक नपातुला जोखिम है भारतीय जनता पार्टी के पास। वो जोखिम क्या है कि जो यादव तबके के साथ लोकसभा चुनाव में जो दूसरे डोमिनेंट ओबीसी हैं, मसलन मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, कुर्मी, ये सब समाज के लोग सपा के साथ जो आते हुए दिखे हैं, उन्हें रोका कैसे जाए? और उन्हें रोकने के लिए यदि पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, फिर ठाकुरों की नाराजगी की कीमत कौन चुकाएगा? कई सारे सवाल हैं जिन सवालों से बीजेपी अभी जूझती हुई दिखाई दे रही है। 2022 की परिस्थितियां अलग थी। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव ने कभी भी अपनी पिछड़ावाद की पहचान को उभारने की कोशिश नहीं की। वो अपने एक्सप्रेसवे और लैपटॉप की बातें करते रह गए। भारतीय जनता पार्टी 2017 में जब विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव की सत्ता के खिलाफ लड़ रही थी, उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और पिछड़े वर्ग में, खासकर गैर यादव पिछड़े वर्ग के बीच ये धारणा बनी कि चुनाव के बाद केशव प्रसाद मौर्य की बतौर मुख्यमंत्री ताजपोशी हो सकती है, लेकिन वो हुई नहीं।
उसके बाद योगी आदित्यनाथ आ गए। योगी आदित्यनाथ को, चूंकि गोरक्ष पीठ के महंत हैं, माना गया कि जाति से ऊपर इनकी पहचान बनेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार या हिंदी भाषी भारत की सियासत में या तमिलनाडु की सियासत में कहीं भी भारत में मंडल कमीशन के बाद का जो भारत है उसमें व्यक्ति की जातीय पहचान किसी भी तरह की सामुदायिक पहचान, किसी भी तरह की सांप्रदायिक पहचान से ऊपर हो जाती है। सामुदायिक पहचान ऊपर हो जाती है। कम्युनिटी कंससनेस, कम्युनल कंससनेस से ऊपर जाकर बैठ जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में चुनाव में नुकसान होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि अब तक तो वो 7-8% जो यादव वोटर है और 20% मुसलमान वोटर है, ये 28% के खिलाफ 40, 45, 50% तक इकट्ठा करने की कोशिश करते थे। अब दिक्कत यह है कि यदि 20% डोमिनेंट ओबीसी यानी 12-13% जो दूसरे ओबीसी हैं, वो अगर यादवों के साथ जाकर लोकसभा चुनाव की तरह खड़े हो गए और फिर उसके बाद अल्पसंख्यक वोटों का हिस्सा और राहुल गांधी कुछ दलित वोटर संविधान के नैरेटिव के साथ 5-7% भी दलित वोटर इस गठबंधन के पक्ष में लोकसभा चुनाव की तरह लाने में कामयाब हो गए, फिर भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व कहां टिकेगा? इस सवाल से भारतीय जनता पार्टी दो चार हो रही है। दूसरा, 80-80% ब्राह्मण ठाकुर बनियों के वोट पाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को अपर कास्ट में ये क्रैक्स दिखे हैं, वोटों में क्रैक्स दिखे हैं, टूट दिखी है। और टूट वहां दिखी है जहां पर कास्ट कॉन्शसनेस उभरती हुई दिखी है, वहां भारतीय जनता पार्टी का इन तबकों पर भी होल्ड गिरता हुआ दिखा है। 4 लोकसभा सीटों का उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। 3 जगह इंडिया गठबंधन जीता, 1 जगह भारतीय जनता पार्टी को कड़े मुकाबले में जीत मिली, लेकिन इन चारों सीटों पर वोटों में टूट हुई। एक एक कर मैं नाम लेता हूं। बलिया लोकसभा सीट, वहां बीजेपी के ठाकुर के खिलाफ सपा ने ब्राह्मण दिया, सपा जीती। मऊ लोकसभा सीट, वहां भूमिहार कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के चुनाव जीते। चंदौली लोकसभा सीट, वहां पर भी ठाकुर कैंडिडेट जो समाजवादी पार्टी के थे वो चुनाव जीते। और देवरिया लोकसभा सीट, जहां बीजेपी के ब्राह्मण कैंडिडेट के सामने इंडिया गठबंधन के यानी सपा कांग्रेस गठबंधन के कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव जीतते जीतते कड़े मुकाबले में हारे। अब क्या इस प्रकार के कास्ट कॉन्ट्राडिक्शन को 50-60 सीटों पर अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के दरमियान पकड़ लिया, तब जो 80% का आंकड़ा अपर कास्ट के वोटर्स के बीच बीजेपी को दिख रहा है कि 80% से ज्यादा वोट उसे मिल रहा है, वो आंकड़ा गिरकर 60-65% तक आ सकता है। यानी वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को यदि मौजूदा सेटअप के साथ योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ चुनाव में जाती है, तब वहां पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि 10 सालों में गुड गवर्नेंस के नाम पर कितने वोट लिए जाएंगे? गुड गवर्नेंस के नाम पर वोट लेने के बावजूद नीतीश कुमार को चुनाव के पहले 10-10 हजार वाली स्कीम लॉन्च करनी पड़ी। 1 करोड़ के करीब महिलाओं को 10-10 हजार रुपए खाते में डालने पड़े। और उसका सबसे ज्यादा असर दिखा कहां पर? सबसे ज्यादा असर दिखा ईबीसी समाज के वोटों पर। तो ईबीसी समाज का वोटर, जिसके अंदर कास्ट कंससनेस कम और सांप्रदायिक कंससनेस, हिंदुत्व वाली लाइन ज्यादा मजबूत हो जाती है, वहां पर नीतीश कुमार को बिहार में फायदा होता हुआ दिखा। लेकिन इस पूरे पक्ष की उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहें तो बड़ी कड़वी सच्चाई यह है कि बिहार में जहां हिंदू पिछड़ा वर्ग की आबादी 25% के आसपास है, उत्तर प्रदेश में आंकड़ा घटकर 15-16% के करीब आ जाता है। यानी सीधे सीधे 9-10% डिप कर जाता है। तो उत्तर प्रदेश में 10,000 वाली स्कीम की भी लिमिटेशंस है। अब किसी ब्राह्मण ठाकुर को या किसी दलित को पैसे मिल जाए, किसी अल्पसंख्यक को पैसे मिल जाए या किसी डोमिनेंट ओबीसी को पैसे मिल जाए, उस आधार पर उनके वोटों को तो तय करना मुश्किल है, क्योंकि उनके बीच राजनीतिक जागरूकता है। किसी के लिए संविधान मुद्दा है, किसी के लिए जाति मुद्दा है, तो किसी के लिए पीडीए मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा जो हिंदुत्व का है वो ईबीसी के बीच का है। और हिंदुत्व का मुद्दा जिनके बीच है, उनके वोट बिहार की तुलना में उत्तर प्रदेश में काफी कम है। यही पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी का फंसता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ सवर्णवाद का आरोप, सवर्णवाद में भी ठाकुरवाद का आरोप, दूसरी तरफ पीडीए का नैरेटिव मजबूत होकर चल जाना। और अब तो कहा जा रहा है कि बार एसोसिएशन के यानी जिला स्तर पर वकालत खाने का जो चुनाव होता है, वहां भी पीडीए अपना असर दिखाई दे रहा है।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समाज में अखिलेश यादव के पीडीए ने कितनी मजबूत जड़ जमा ली है। इसी के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है और उसे अब फैसला लेना है कि योगी आदित्यनाथ को बनाए रखें या योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से उतारने के लिए तैयार करें। अब शेर की सवारी जब की जाती है तो शेर की सवारी के बाद शेर से की सवारी से उतरने में डर यही लगता है कि उतरने के बाद कहीं शेर ही खा ना जाए। बीजेपी के सामने वही स्थिति है कि योगी आदित्यनाथ की छवि तो बनाई बुलडोजर बाबा की, लेकिन उस छवि के सहारे जो एक वोट बैंक, जो एक जातीय वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक तरीके से अपने पक्ष में तैयार किया, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, वो आक्रामकता योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने के बाद कहीं उससे भी ज्यादा आक्रामक तरीके से बीजेपी के विरोध में न खड़ी हो जाए। और अगर बनाए रखे तो अखिलेश यादव लोकसभा की तरह या उससे भी ज्यादा तेज तरीके से पीडीए का प्रयोग न कर दे। ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी अभी नाप तौल की मुद्रा में है कि जोखिम किसमें कम है, योगी आदित्यनाथ को बनाए रखने में, क्या यादव के बाद मौर्य, कुर्मी, कुशवाहा, शाक्य के वोट को गंवाना ज्यादा सही है या ठाकुर वोट को गंवाना ज्यादा सही है। दोनों में से एक फैसला भारतीय जनता पार्टी को लेना है और स्वाभाविक है कि मनोहर लाल खट्टर के कंधे पर हाथ रखकर जब नरेंद्र मोदी चलते हुए दिखाई दिए और मनोहर लाल खट्टर की विदाई हो गई, क्या उत्तर प्रदेश में नायब सैनी की तरह का कोई प्रयोग किया जाएगा? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल के इर्द गिर्द ही उत्तर प्रदेश की राजनीति जुड़ती है और उत्तर प्रदेश की राजनीति बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यूपी हाथ से छूटा तो दिल्ली की सत्ता हाथ से छूटी। उत्तर प्रदेश हाथ से निकलने के बाद तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी 200 के आंकड़े को छू नहीं पाएगी लोकसभा में। ये बात बीजेपी बखूबी जानती है कि उसके पास ले देकर जो बड़े राज्य हैं जहां बीजेपी ने अपना एक प्रभुत्व बनाया था वो उत्तर प्रदेश है, लेकिन वो दरकना शुरू हुआ तो किसको पकड़े किसको छोड़े की मानसिकता भाजपा के अंदर जो दिखाई दे रही है, फिर उसमें भूल जाइए हिंदुत्व। अब हिंदुत्व की के फेविकोल के साथ कोई जुड़ने वाला उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देता। अयोध्या की सीट, फैजाबाद की लोकसभा सीट जिसे कहते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। अब बहुत ज्यादा विकास की बात कर अखिलेश यादव भी वोट नहीं ले सकते, वो एक्सप्रेसवे की बात नहीं कर सकते अब क्योंकि उस पर उन्हें वोट नहीं मिलता। ठीक है, सत्ता में आने के बाद हर पार्टी, हर राजनेता विकास का काम करता है, लेकिन वोट उस पर लिए नहीं जाते, खासकर उत्तर भारत की सियासत पे ये सबको पता है। अब वही खेल जब बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर चलना है, खासकर बिहार के बाद, तो हरियाणा का एग्जाम्पल दिमाग में रखना जरूरी हो जाता है कि आखिर हरियाणा में ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव में जब 10 लोकसभा सीटों पर मामला 5-5 में सिमटा, विधानसभा चुनाव में कैसे बीजेपी हार गई। ठीक है, राहुल गांधी वोट चोरी की बात करेंगे, हो सकता है कि उनकी बातों में दम हो, लेकिन दूसरे तथ्य को भी हम नकार नहीं सकते कि जाट बनाम नॉन जाट का मुद्दा वहां हावी हो गया और सैनी समाज का मुख्यमंत्री, जो बहुत प्रभुत्वशाली समाज नहीं है, बहुत ज्यादा दबंगई करने वाला समाज नहीं माना जाता हरियाणा के अंदर, उस समाज का मुख्यमंत्री होने की वजह से बीजेपी ने जाट बनाम नॉन जाट की राजनीति बहुत सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश में कामयाब बना ली। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, हरियाणा में कामयाब बना ली, और उत्तर प्रदेश में ऐसा होना एक ठाकुर मुख्यमंत्री के रहते असंभव है। ठाकुर मुख्यमंत्री हो या यादव मुख्यमंत्री हो या ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो, अब की परिस्थिति में, जाति गणना की मांग की परिस्थिति में, संविधान बचाने वाली डिमांड के जोर पकड़ने की स्थिति में, उन परिस्थिति में बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर जाना भी उतना ही बड़ा रिस्क है जितना रिस्क योगी आदित्यनाथ के चेहरे के बिना उतरने का है। तो अब देखते हैं बीजेपी कौन से रिस्क को लेने में, कौन से जोखिम को उठाने में बीजेपी उसे प्राथमिकता देती है। अगले 1 महीने, खासकर जनवरी का महीना भारतीय जनता पार्टी के लिए और मकर संक्रांति के बाद का वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होगा कि क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदला जाएगा या उत्तर प्रदेश के अंदर किसी नए तरीके से ध्रुवीकरण की कोशिशें की जाएगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।